gravitation. So concept of gravitation was given by concept of gravitation was given by Newton. तो न्यूटन के ऊपर एक दिन आके सेब गिरा है ना, लेकिन न्यूटन ने उसे खाया नहीं। न्यूटन ने इस बेस पर क्या बोला, न्यूटन ने कहा कि ग्रेविटेशन का नेचर कैसा होगा और ग्रेविटेशन की डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज द नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, विच इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर, है ना। ये हमेशा वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में, डायरेक्शन में डाउनवर्ड बोलते हैं, लेकिन इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि जब हम स्पेस के रेस्पेक्टिव में बात करते हैं तो स्पेस में हर बॉडी क्या है, फ्रीली मूव कर रही है ना। अर्थ कहीं है, उसके आसपास कोई और दूसरा प्लेनेट है। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन कहेंगे। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, चाहे ये चेयर हो गई, ठीक है, ये मार्कर और ये हो गया, सबके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। सो इसके बेस पर न्यूटन ने एक लॉ दिया विच इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ universal law of gravitation. So what is universal law of gravitation? This is the universal law, मतलब एक ऐसा लॉ है कि जो पूरे यूनिवर्स में लगेगा, ठीक है। सो यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, इट इज नॉट ओनली फॉर अर्थ, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है m1 एंड m2, और अगर यह और दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फॉर एग्जाम्पल r दूरी पर रखी हुई है, r डिस्टेंस पर रखी हुई है। डिस्टेंस हमेशा हम कोई भी फोर्स अगर हम ले रहे हैं जो कि नेचुरल फोर्स है, तो डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर से लेते हैं, बॉडी का जो सेंटर होता है उससे लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। सो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, ठीक है, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी ग्रेविटेशन फोर्स उतना कमजोर होता चला जाएगा, ठीक। सो इफ यू कंबाइन दीज टू स्टेटमेंट, सो ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ओके। इफ अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ए कांस्टेंट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो व्हाट इज G, G क्या है, व्हाट इज G, G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सो इट इज G, ओके। देखो किसी भी शब्द के आगे अगर यूनिवर्सल शब्द आ जाए तो समझ लो वो पूरे यूनिवर्स में, तो इसकी वैल्यू जो होगी पूरे यूनिवर्स में सेम होगी। ऐसा नहीं कि अर्थ के लिए अलग है, मार्स के लिए अलग है, जुपिटर के लिए अलग है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। ये कहां से आई, ये यूनिट मैंने कैसे लिखी है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। कैसे, F बराबर क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज F। सो G बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, r स्क्वायर इट इज द डिस्टेंस, है ना, सो मीटर स्क्वायर, और दिस इज मास, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम kg स्क्वायर। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कैपिटल जी की डायमेंशनल यूनिट लिखता हूं, पढ़ा ही चैप्टर मेरे से तुमने, डायमेंशन यूनिट, डायमेंशन यूनिट होती क्या है बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने स्पीड लिखा, स्पीड बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आर। SI यूनिट तो मीटर पर सेकंड है और वैसे किलोमीटर पर आर है, ठीक है, किलोमीटर पर आर। लेकिन जब हम इसको डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे तो मीटर या किलोमीटर को हम, चूंकि ये दोनों चीजें क्या है, दिस इज लेंथ, हाँ बिल्कुल सही बात, तो इसकी जगह हम लिखेंगे L अपॉन में, ये क्या है टाइम, तो टाइम की जगह हम लिखते हैं T, तो क्या हो जाएगा LT माइनस 1। तो इस तरीके से हम डायमेंशन यूनिट लिखते हैं। तीन चीजें याद कर लो, मास की जगह M लिखते हैं, ठीक है, लेंथ की जगह L लिखते हैं और टाइम की जगह T लिखते हैं, MLT, ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो न्यूटन इज अ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है, यूनिट होती है MLT माइनस 2, ठीक है, ये फोर्स की होती है। कैसे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है ना। यूनिट अगर मैं लिखता हूं तो मास की क्या लिखूंगा, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की लिखूंगा मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम की जगह मैंने लिखा M, मीटर की जगह लिखा L, और पर सेकंड स्क्वायर की जगह T स्क्वायर, और ये आ जाएगा T माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स MLT माइनस 2। तो यहां मैंने न्यूटन की जगह लिख दिया MLT माइनस 2, ओके, इनटू में मीटर स्क्वायर विच इज L स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर इट इज M स्क्वायर, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इस बार ये क्वेश्चन आया था एनडीए में, ठीक है, एनडीए और सीडीएस से क्वेश्चन बहुत हद तक रिपीट होते हैं एक दूसरे पेपर में, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा M माइनस 1, M से एक M कटेगा ना, तो ये ऊपर गया M माइनस 1, L क्यूब T माइनस 2, ठीक है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, देखो, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.67 टू 10 की पावर माइनस 11, ये वैल्यू याद रखनी है और एक याद रखनी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला M माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2, ओके। सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन अगर हम बात करें, देखो दो प्रकार का जी यूज होता है ग्रेविटेशन में, एक होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी, ठीक है। What is capital G? Capital G is it is a constant which is universal in nature. So हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
and small g is what? Small g, it is a acceleration. So what type of acceleration it is? It is the acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. ठीक है, means this is a acceleration which is applied due to gravity. So gravity जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग लग रही है, अर्थ पर अलग है, मून पर अलग है, मार्स पे अलग है. सो इसकी वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करेगी प्लेस टू प्लेस. ठीक है, सो इसकी वैल्यू अर्थ के लिए कितनी है, कितनी है याद है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसीलिए ग्रेविटी स्मॉल जी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसकी वैल्यू अर्थ के लिए होती है 9.8. लेकिन अगर हम मून पे जाते हैं, इन अ केस ऑफ मून, तो मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में 1/6 है. अर्थ के रेस्पेक्ट में 1/6 है. ठीक है, और अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है? 9.8 है. तो इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज द ग्रेविटी ऑन मून एंड दिस इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ. So this is the basic difference between capital G and small g. Capital G is a gravitation constant है ना, which is arise due to the gravitation force है ना, ये gravitation force की वजह से arise है. ठीक है, and it is only the gravity which is related to the acceleration. ठीक है, क्योंकि जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सेलरेशन तो आएगा ही, क्योंकि फोर्स बराबर m में होता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये जनरेट होता है, और ये यूनिवर्सली है, ये इंडिपेंडेंट है, ये जनरेट होना ही है. ठीक है, इसको आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ये हमेशा लगेगा. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में लगे, जहां पे फोर्स लगेगा वहीं पर ये स्मॉल जी लगेगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज. सो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर अर्थ. हमने मान लिया हमारी अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ. ठीक है, and the radius of earth is r. radius of earth हमने r मान ली, and it is an object which is placed on the surface of earth which mass is small m and the mass of earth is capital M. ठीक है, वैसे हमें पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, एंड मास ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 × 10⁻24 kg. ये वैल्यू याद होनी चाहिए. ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg. सो हमने केस मान लिया है दिस वन. अब इस बॉडी जो अर्थ की सरफेस पर रखा और जो अर्थ है, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू द जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि यहां हम रेडियस ही लेंगे. ठीक है, वैसे तो आइडियली हमें इसके सेंटर से लेना चाहिए, लेकिन हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है अर्थ के रेस्पेक्ट में. ठीक है, ये इतना फोर्स लगेगा. लेकिन ये एक फोर्स हो गया. दूसरा फोर्स क्या है? दूसरा फोर्स लगेगा इसका वेट. देखो, अगर कोई भी चीज किसी प्लेनेट के सरफेस पर रखी होती है, ठीक है, तो जैसे ये मान लो कोई प्लेनेट है और इसके सरफेस पे कोई चीज रखी है, तो दूसरा एक उस पे फोर्स लगता है उसका वेट, जो कि बराबर होता है mg. वेट जो होता है, वेट इज अ फोर्स है ना, वेट एक फोर्स है. ठीक है, विच इज एक्ट बाय द ग्रेविटी. जैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m में होता है ना जनरली. लेकिन जब हम ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो इस a की जगह पे हम क्या ले लेते हैं? g ले लेते हैं. ठीक है, क्योंकि g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यहां पे हम g ले लेते हैं और इसी फोर्स को हम वेट नाम से बोलते हैं.
जो हम डेली लाइफ में कहते हैं हमारा वेट 60 kg है, 70 kg है, लेकिन वो गलत है। प्रोनाउंसिएशन हमें मास बोलना चाहिए, क्योंकि केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, सो दिस इज अनदर फोर्स विच इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड इट इज इक्वल टू द mg। ये बात आई समझ में? सो अगर कोई बॉडी सरफेस पर रखी है तो हम पे दो फोर्स लगते हैं, एक तो ये वाला, ये तो हर जगह लगेगा, कोई फ्रीली स्पेस में कहीं पर भी है तो ये फोर्स लगता है, और दूसरा फोर्स लगता है ये सरफेस के लिए है, F बराबर mg। दोनों फोर्स जो होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि तभी बॉडी बैलेंस होगी। और mg बराबर g, अगर मैं दोनों को बराबर रख देता हूं, सो इट इज इक्वल टू द जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये दोनों हमने बराबर कर दिया, m से m काट दो, तो g बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ठीक है, सो ये g की वैल्यू कहां के लिए आई है, हमने फोर्स कहां के लिए लिया था, सरफेस के लिए लिया था ना, हमने कंडीशन सरफेस के लिए ली। तो ये g की वैल्यू क्या होती है, ये g की वैल्यू है फॉर एनी सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, किसी प्लेनेट के सरफेस पर अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है, सो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ये सरफेस का फॉर्मूला है। ठीक है, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। आज बच्चे क्यों नहीं आए? इससे पहली क्लास में थे बच्चे? अच्छा, क्लास नहीं थी। सो कैपिटल जी, अब देखो, अगर मुझे अर्थ पे जी की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 10 की पावर -11। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, ये भी वैल्यू मैंने लिखवाई है आपको, ये दी। और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। सारी वैल्यू जो हम पुट करके वैल्यू सॉल्व करते हैं, सो अर्थ के केस में ये वैल्यू आती है 9.8। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी प्लेनेट का अगर हमें मास और रेडियस पता है, सो हम वहां से स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, विच इज 9.8। नोट डाल के लिखो पॉइंट। वेट, it is a force, weight, it is a force act by the gravity, act by the gravity। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। नेक्स्ट, नेक्स्ट मास। मास इज द मैटर contained in a body, mass is the matter contained in a body और मास का फॉर्मूला लिख लो, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। फॉर्मूला ऑफ वेट इज mg। SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सो जिसके अंदर डेंसिटी है, देखो जिसके अंदर डेंसिटी होगा बेटा उसके अंदर वॉल्यूम भी होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो जिसके अंदर डेंसिटी या वॉल्यूम है वो कोई ना कोई मास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जबकि वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, है ना, नॉट मास, क्योंकि मास सबके अंदर होता है, डेंसिटी और वॉल्यूम सबके अंदर होती है ना। सो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल जी। ठीक है, सॉरी स्मॉल जी। एक क्वेश्चन लिखो, मास ऑफ अ बॉडी
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 kg. On the surface of earth is 100 kg. What is the weight of the body on the surface of moon? What is the weight of the body on the surface of moon? बताओ आंसर. देखो मैंने क्या बोला, मास ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 kg. सो मास इज व्हाट? मास इज द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. मतलब मैटर का मतलब क्या है? उसमें डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो. ठीक है. सो मैटर अगर मून पे जाएगा तो वो चेंज तो होगा नहीं ना, वो तो वही रहेगा. सो मास की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे भी वही होगी और मून के सरफेस पे भी वही होगी. ठीक है. सो इसका वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा? m इंटू जी. m कितना? 100. g की वैल्यू 9.8. ठीक है. कितना हो गया? 980 न्यूटन. दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. लेकिन मैंने क्या पूछा है? मून के सरफेस पे. सो ऑन द सरफेस ऑफ मून वेट जो होता है 1/6 होता है. देखो इट इज डिपेंड अपॉन ग्रेविटी. मैंने ग्रेविटी के केस में भी लिखवा है कि ग्रेविटी इज 1/6. सो अगर ग्रेविटी 1/6 है तो वेट भी तो 1/6 होगा ना. सो 1/6 वेट ऑफ मून. हम चाहते तो 1.63 से भी कर सकते हैं. ठीक है. उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इससे करोगे तो आंसर थोड़ा सटीक आएगा. ठीक है. तो हमने कर दिया तो मून के सरफेस पे अच्छा अर्थ आएगा यहाँ पे. वेट ऑन अर्थ. सो कितना हो गया? 980. ओके. इसे काट दो 6 से. 6 1 6 38. बार गया 6 6 36 2033. ठीक है. 16.33. सॉरी 163.33 आएगा. 163.33. ठीक है. आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो अलग अलग जगह क्या होती है? अलग अलग होती है ना. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सो वैल्यू ऑफ जी, हम अब नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना. वैल्यू ऑफ जी. जी की वैल्यू वेरी कैसे कैसे करती है, कहां कहां अलग अलग होती है ना. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखो अर्थ. अर्थ पे जी की वैल्यू अलग अलग जगह कैसे कैसे वेरी करती है. ठीक है. इन द केस ऑफ अर्थ, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ जो है पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है ना. अर्थ कैसी है? इस तरीके से है. हालांकि इतनी भी ओवल नहीं है ना, बहुत माइल्ड ओवल है, लेकिन पूरी तरह से वो गोल भी नहीं है. ठीक है. सो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ में जो लाइन बीचों बीच जाती है ना, जो लाइन अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर. 0 डिग्री वेस्ट से लेकर 0 डिग्री ईस्ट तक, है ना. इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं. दिस इज इक्वेटर लाइन. और जो लाइन यहां पर होती है, एक यहां पर एक यहां पर, ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल बनाता है और नीचे वाला साउथ पोल बनाता है. वैसे इसका जो डिग्री है 66 1/2 से लेकर 66 1/2 वेस्ट टू ईस्ट, और सेम यहां पर जाता है साउथ हेमिस्फीयर में.
सो दिस इज पोल, इसे हम पोल कहते हैं। सो अगर मैं यहां पर लेता हूं व्हाट इज द रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर को मैंने आर ई मान लिया, फॉर एग्जाम्पल रेडियस ऑफ इक्वेटर को मैंने आर ई मान लिया, एंड रेडियस ऑफ पोल को मैंने मान लिया आर पी। ठीक है, रेडियस ऑफ पोल, कौन सी रेडियस बड़ी है दोनों में से, कौन सी बड़ी होगी, आर ई बड़ी होगी, है ना। तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल, है ना। लेकिन अभी हमने g का फॉर्मूला क्या देखा, g बराबर gm अपॉन आर स्क्वायर। ये g की वैल्यू कहां थी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो वैल्यू ऑफ g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो इफ द वैल्यू ऑफ r इज इंक्रीजेस, सो वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीज, है ना। तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी उसकी g की वैल्यू क्या होगी, कम। सो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होती है एंड पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा होती है। यही पहला पॉइंट ये लिखना है, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज लेस देन वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। नेक्स्ट, value of g decrease, value of g decrease when a body goes upward or downward, goes upward or downward from the surface of earth, from the surface of earth। नेक्स्ट, बता रहा हूं सारी कंडीशन बता, आप इसके हिसाब से बता रहे होगे ना। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था कि ये जो जी का फॉर्मूला है इट इज फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड या अपवर्ड के लिए फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ठीक है, साइंस स्ट्रीम से हो आप, नहीं, देखो भाई अभी मैंने क्या बोला कि अगर अर्थ के सरफेस से कोई चीज ऊपर जाती है, मान लो h हाइट पे जाती है, मान लो हम 5 किलोमीटर ऊपर चले गए, 500 मीटर, 5000 मीटर ऊपर, तो h हाइट पर जाती है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी, gh, हमने gh मान ली एट हाइट h। सो यहाँ पे g की वैल्यू जो होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है g1 माइनस 2h बाय r, h इज द हाइट और r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई, हालांकि ये फॉर्मूला सीडीएस के लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 11th क्लास की फिजिक्स का फॉर्मूला है, हम 10 तक नहीं पढ़ते हैं इसको। सो अगर मैं जी की मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, सो जी 2h बाय आर। ठीक है, बाकी याद कर लेना, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं हो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि 11th-12th से कुछ भी नहीं पूछे। सो यहां से हमने जी की मल्टीप्लाई कर दी, तो g 1g और g 2h बाय आर। ओके, सो हम यहां क्या देख रहे हैं, एक्चुअल g में से इतना पोर्शन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो
हाइट पे जाने पर जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ये हम कह सकते हैं। इसी तरह से डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं, अगर अर्थ की सतह से मैंने गड्ढा कर दिया, ठीक है, मैं गड्ढा करके डी, गड्ढा करके डी फॉर डेप्थ यहां ले रहा हूं मैं, डी गड्ढा करके यहां पे आ गया मैं, ठीक है, इस पॉइंट पे जी की वैल्यू मैंने मान ली जी डी, डी फॉर डेप्थ। सो जी डी का जो फॉर्मूला होता है जी 1 - d/r होता है, 1 - d/r होता है, ठीक है। सो यहां पे भी सेम चीज है, जी, जी की मल्टीप्लाई अंदर हो गई -GD/r, ओके। सो यहां पर भी इतना पोर्शन क्या हो रहा है, एक्चुअल जी में से माइनस, इसीलिए मैंने आपको क्या लिखवाया है कि अर्थ की सरफेस से अगर कोई चीज ऊपर जाती है या नीचे आती है, सो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है दोनों केसेस में। उसके ये फॉर्मूले हैं। सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है, GM/r है, R², सॉरी, ये जो फॉर्मूला है GM/r², ये 10th क्लास की बुक में आपको मिल जाएगा, 9 10th में, लेकिन ये फॉर्मूला जो है 11th क्लास की फिजिक्स में, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट लिखवाया। अच्छा, एक पॉइंट और लिखवाया था, सेंटर ऑफ अर्थ पर, है ना, सेंटर ऑफ अर्थ पर जी की वैल्यू 0 होती है। वो कैसे, ये हमारी अर्थ है, अब हमने गड्ढा करते करते हम सेंटर पे आ गए, मान लो यहां आ गए, है ना, तो जब हम गड्ढा करते करते सेंटर पे आ जाएंगे, सो जो डेप्थ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के, क्योंकि जितनी रेडियस हो उतना ही हमने गड्ढा कर दिया, तो डेप्थ इज इक्वल टू द रेडियस। और डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं G1 - d/r लगाते हैं, लेकिन हमें निकालना है जी एट सेंटर, तो सेंटर के लिए निकालना है, तो सेंटर का मतलब क्या होता है, D बराबर R। जब हम सेंटर के लिए निकालेंगे तो D को R के बराबर रखेंगे। सो यहां रख दो G1 - D की जगह मैंने R रख दिया, R/R, ओके। R से R गया 1 टाइम्स 1 - 1 0, ओके। सो G × 0 इज इक्वल टू 0। सो इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ पर G की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब एक लास्ट केस और, देखो जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और ये अपने एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर 23, अपने एक्सिस पे 23 1/2 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ये ज्योग्राफी में पढ़ते हो, 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अब इसके अंदर, अर्थ के अंदर क्या है, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है ना, सारी चीजें। सबसे अंदर कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है सबसे ऊपर, ठीक। सो रोटेट क्या कर रहा है, कोर रोटेट कर रही है ना। जब कोर रोटेट करती है ना, जैसे अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, तो वो कोर भी घूम रही है, तो उसकी वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है, मतलब यहां से जिससे वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाता है। अर्थ की जो है ग्रेविटेशनल फील्ड यहां से जनरेट होती है, जो कि नॉर्थ पोल से एंटर करती है और साउथ पोल की तरफ जाती है, जैसे मैग्नेट में होता है, जैसे मैग्नेट में होता है ना, वो अट्रैक्ट कर रहा है। सो दीज आर द ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन विच इज जनरेटेड फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच इज ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल, ठीक है, इस तरीके से निकलता है। सो ऑरिजिनेशन कहां से हो रहा है, ऑरिजिनेशन कहां से हो रहा है, नॉर्थ से हो रहा है, और एंटर कहां हो रहा है, साउथ पोल में, ठीक है। सो जहां से ऑरिजिनेटेड होगा वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे कुछ कुछ एनर्जी जो है वो यहां पे वेस्ट हो जाएगी ना, वो रेडिएट हो जाएगी, क्योंकि देखो किसी भी चीज की 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे जितना हीट यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, उतनी हीट यहां से निकल नहीं रही, हीट का मतलब लाइट, उतनी लाइट निकल नहीं रही, कुछ लाइट जो है वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है, उनको एक्सिलरेट करने में, उनको एक्टिव करने में, ठीक है। जैसे आपको पता होगा पावर हाउस से कितनी बिजली चलती है, 11,000 वॉट। पावर हाउस से कितनी बिजली चलती है, 11,000 वॉट। घर तक कितनी पहुंचती है, 220 वॉट।
घर तक इतनी आती है ना, तो बीच में सारी कहाँ गई, वेस्ट हो गई। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। ये भी एक फिजिक्स का रूल है, थर्मोडायनामिक्स में एक रूल होता है कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना या कोई भी ऐसा फंक्शन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी एफिशिएंसी 100% है। ठीक है, तो सेम यहां पर भी है कि यहां से अगर ग्रेविटेशन फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, सो जितना अट्रैक्शन यहां दिखाएंगी वो उतना अट्रैक्शन यहां नहीं दिखाएंगी। ठीक है, कुछ चीजें जो है यहां पे लॉस हो जाएंगी रास्ते में। सो ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा मैंने कहां बताई है, पोल्स पर। मैंने पोल और इक्वेटर का जब कंपेरिजन किया तो सबसे ज्यादा पोल्स पे बताया, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में कहा जाता है कि ग्रेविटी इज मैक्सिमम वेयर। पहला ऑप्शन दे दिया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल की जब बात करी जाए तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होगी, नॉर्थ पोल पर, फिर होगी साउथ पोल पर, फिर होगी इक्वेटर पर। ठीक है, फिर होगी इक्वेटर पर। ठीक है, सो सबसे ज्यादा ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है, अर्थ की सरफेस पर। अर्थ के सरफेस पे भी कहाँ है, नॉर्थ पोल पर। ठीक है, और अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है, और जीरो कहाँ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, सो दीज आर द वैल्यू ऑफ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिख लो सैटेलाइट। सैटेलाइट, सो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट इट इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना, लेकिन सैटेलाइट वो बॉडीज होती हैं विच इज रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट। इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। तो जो बॉडी प्लेनेट के चारों तरफ घूमती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या चाहे वो नेचुरल हो। सैटेलाइट इस बेस पे दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट को हम जनरली क्या कहते हैं, मून कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट वाला जो पार्ट हो ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं जनरली कि कौन से ग्रह के कितने चंद्रमा है, इस टाइप से, हाउ मेनी मून्स ऑफ जुपिटर, मास, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो फिजिक्स में जो सैटेलाइट का जो पार्ट है वो सिर्फ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो यहां पे मैं सिर्फ आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ाऊंगा। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो तीन ही पढ़ लो। तीन प्रकार के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। वन इज पोलर सैटेलाइट, पोलर। सेकंड वन इज जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एंड लास्ट वन इज जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, है ना। सो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट, one is polar satellite, geostationary, and the geosynchronous satellite. Okay, so what is the difference between these satellite? If we take the earth, अगर मैं अर्थ ले लेता हूं,
ठीक है, ये अर्थ है हमारी। अब अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट करिए 23.5 डिग्री। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, तो जो सैटेलाइट पोल्स के अराउंड रोटेट करेगी, विच इज रोटेट अराउंड द पोल्स, ठीक है, पोल्स के अराउंड रोटेट करेगी, इट इज नोन एज द पोलर सैटेलाइट। उसे हम क्या कहेंगे? पोलर सैटेलाइट। जो सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड रोटेट करेगी, इफ दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री वेस्ट से लेकर 0 डिग्री ईस्ट तक, तो जो सैटेलाइट इक्वेटर के अराउंड रोटेट करेगी, इक्वेटर के अराउंड रोटेट करेगी, ठीक है, अराउंड द इक्वेटर, उसे हम क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होती है? जो सैटेलाइट पोल्स और इक्वेटर के बीच में रोटेट करती हैं, है ना, इसको मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर से। तो जो सैटेलाइट पोल्स और इक्वेटर के बीच में रोटेट करती हैं, इट इज जस्ट लाइक दैट और जस्ट लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से, विच इज रोटेट बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट नॉन एज द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। लेकिन प्रॉपर्टी वाइज क्या होता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सिमिलर टू द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, 100% प्रॉपर्टी आर सेम फॉर बोथ सैटेलाइट। ठीक है, अब मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहले पोलर सैटेलाइट, इफ यू टॉक अबाउट द पोलर सैटेलाइट, so what is polar satellite? It is moves around the poles, है ना, moves around the poles। पोल्स के अराउंड ये क्या करती है? मूव्स करती है। ठीक, सेकंड वन इज, इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, मतलब अपने ऑर्बिट में ये जिस स्पीड से घूमते हैं, इनकी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो फिक्स नहीं होती है ना, इट इज इन बिटवीन 7 to 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, मतलब 7 से 8 मीटर पर सेकेंड के बीच में इनकी ऑर्बिटल स्पीड होती है। ठीक, इनका काम क्या होता है? जनरली दीज सैटेलाइट आर ऑल्सो नॉन एज वेदर सैटेलाइट। इनको हम वेदर सैटेलाइट के रूप में यूज करते हैं, मौसम की जानकारी के लिए यूज करते हैं, और फॉर द डिफेंस पर्पज, है ना, डिफेंस के लिए यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली इसको जो यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर द वेदर सैटेलाइट। ओके, इनकी जो हाइट होती है, इट इज नॉट सो फिक्स, है ना, हाइट भी फिक्स नहीं है ना। इनकी हाइट जो है वो 250 किलोमीटर से लेकर अर्थ की सतह से वो 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, इन बिटवीन, है ना, 250 किलोमीटर टू 10,000 किलोमीटर तक इनकी हाइट होती है। अब देखो, किसी भी सैटेलाइट को जब हम ऊपर लॉन्च करते हैं, ऑर्बिट में जब हम भेजते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि ले जाके बस छोड़ देंगे। ठीक है, उसके लिए लॉन्च व्हीकल होते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या होते हैं? लॉन्च व्हीकल होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में रॉकेट कहते हैं कि रॉकेट से गई है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसमें जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, उसमें बैठ के गया और ऊपर बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो लॉन्च व्हीकल से जाते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें एक प्रॉपर स्पीड चाहिए होती है उसे लॉन्च करने के लिए। तो लॉन्च व्हीकल फॉर द पोलर सैटेलाइट आर व्हाट? दे आर आल्सो नोन एज PSLV, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट को जब हम अर्थ की सतह से देखते हैं तो हमें घूमती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, हम किसी भी टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे तो इजीली हमें घूमती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन में होती हैं। पोलर सैटेलाइट आर इन मोशन, दे आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ।
इसका मतलब क्या है कि अर्थ से ये ज्यादा तेजी से घूमती है, अर्थ जितनी तेजी से अपने ऑर्बिट में घूम रही है उससे ज्यादा तेजी से ये घूमती है अर्थ से, ठीक है। सो इसीलिए ये मोशन में दिखाई देती है विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, एंड जियो सिंक्रोनस, देखो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है इनके पोजीशन का, कि इसको इक्वेटर के अलोंग रोटेट किया जा रहा है और इसको पोल्स और इक्वेटर के बीच में रोटेट किया जा रहा है। ये सैटेलाइट आई बाद में और ये आई पहले, ठीक है। देखो जब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा था वर्ल्ड में, ठीक है, तो क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि कुछ जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करी जो कि इक्वेटर के अलोंग घूम रही थी, ठीक है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा सो हर जगह कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये दोनों सैटेलाइट जो होती हैं वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, इंटरनेट वगैरह जो हमारे पास है वो सब इन्हीं सैटेलाइट की वजह से है ना। फोन में जो सिग्नल है D2H जो घर में है, सो ये सारी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस की वजह से है, ठीक है। सो जो देश यहां पर थे, यहां पर पोल्स के पास यहां पर जो देश थे, यहां तक जो इस रीजन में नेट जो है वो नहीं पहुंच पा रहा था सही से, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, सो ट्रेड बढ़ी देशों के बीच में, है ना। सो हमें एक और एक्सिस की जरूरत पड़ी, तो साइंटिस्टों ने सोचा एक हम एक्सिस ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, और उसको नाम दे दिया जियो सिंक्रोनस। बाकी इन दोनों सैटेलाइट में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर किसका है, ऑर्बिट का, ठीक है। सो मैं इसकी प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा तो सेम प्रॉपर्टी जियो सिंक्रोनस की भी होगी। तो जियो स्टेशनरी, जैसे इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी, जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ। सो ये जो सैटेलाइट होती है रेस्ट में होती हैं विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में, मतलब अर्थ जितनी तेजी से घूम रहा है अपने एक्सिस पे उतने ही तेजी से कौन घूम रहा है, जियो स्टेशनरी घूम रहा है, समझ गए। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया ने अपना एक सैटेलाइट छोड़ा जियो स्टेशनरी, वो अपने सामने छोड़ेगा, ठीक है। तो अर्थ अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो भी उसके साथ ही घूम रहा है, तो यहां से कोई अगर इंसान देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो रेस्ट में है, ठीक है। सो जो ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की होती है वही किसकी होगी, इसकी भी होगी, है ना। सो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है अर्थ के बराबर रखी रहती है। सो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फिक्स होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने पिछले वाले में मीटर पर सेकंड लिखा था, किलोमीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर कर लेना। किलोमीटर पर सेकंड कर लेना इसको, ठीक है। सो इसकी वैल्यू होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड, ओके। इसकी हाइट भी फिक्स होती है, हाइट कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट, अगर सिंपल ऐसे पूछा जाए सो आपका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो अगर सेंटर से पूछा जाएगा सो आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ इसमें ऐड भी करोगे। सो रेडियस ऑफ अर्थ जब इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 42,400, ठीक है, समझ गए। सो हमने क्या देखा कि ये रेस्ट में रहेंगे विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर सेकंड, हाइट फिक्स है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसको यूज करते हैं फॉर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट इज यूज फॉर अ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका जो लॉन्च व्हीकल है, जैसे उसको यूज करते थे, उसको लॉन्च करते थे हम PSLV से, इसको हम लॉन्च करते हैं GSLV से। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, PSLV की क्या थी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी क्या है, जियो
सिंक्रोनस है ना, जियो स्टेशनरी नहीं, क्योंकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को भी इसी से छोड़ा जाता है। सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सो हमने एक ऑर्बिट माना है, दिस इज अर्थ जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल एम। ठीक है, दिस इज अर्थ। और यहां पे मान लो कोई सैटेलाइट है जो कि एच हाइट पर इससे है। सो मैंने आर प्लस एच को स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, इट इज द मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सो यहां पर अगर ये सर्कुलर पाथ पर यहां पे घूम रही है, इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है, सो मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। सो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, एक फॉर्मूला तो जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने स्मॉल आर लिया है और स्मॉल आर का मतलब क्या है, आर प्लस एच से। ठीक है, यहां पे आर प्लस एच भी लिख सकते हो लेकिन मैं आर ही ले रहा हूं। सो हमने एक फोर्स हमारे पास क्या लगेगा, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा फोर्स क्या रहेगा, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल, नॉट वेट। वेट कब लगता है, जब हम एक जगह बैठे हो, जैसे अभी हम पे वेट लग रहा है। तो अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सुना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच इज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, है ना। जो कि फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो सेंटर के बाहर लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स में क्या होता है ना कि हर जगह दो फोर्स लगते हैं, क्योंकि मोशन जहां भी हो रहा है ना, वहां पे तीनों लॉ लगेंगे मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉ लगेंगे। तो तीसरा लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा फोर्स भी लगेगा जो उसे बैलेंस करेगा, है ना। तभी तो हम इक्वल रखेंगे, तभी हम कोई इक्वेशन बना पाते हैं। सो हम इसको इक्वल रख देते हैं। सो अगर मैं इक्वल रखता हूं, देखो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या याद रखना है, जो मैं लास्ट में जो फॉर्मूला लिखता हूं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। एम से एम कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, सॉरी ये आर स्क्वायर है, इससे कट गया। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर। सो दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, जी एम बाय आर। ठीक है,
अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, उतारो एक बार फटाफट। ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, velocity of a satellite, so it is depend upon the capital G, capital M. What is capital G? Universal constant. capital M क्या है? mass of earth. mass of earth भी तो constant है ना एक तरह से, इसकी भी तो वैल्यू फिक्स है ना, 6 × 10⁻24 kg, ये भी वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब ये डिपेंड किस पे कर रहा है पूरी तरह से? 1/r पे। अब ये r का मतलब क्या है? r का मतलब क्या है? r + h। ये r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। देखा जाए तो ये भी कांस्टेंट है। h वेरी करेगा, h वेरी करेगा, h कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी भी सैटेलाइट की हाइट बढ़ेगी, हाइट ज्यादा होगी, सो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम। और हाइट अगर कम होगी तो ज्यादा। सो अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के जितना पास होता है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और अर्थ से जितना दूर होता है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होती है। देखो मैंने पोलर सैटेलाइट आपको पढ़ाया, पोलर सैटेलाइट की जो हाइट थी वो कितनी थी? 250 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक, है ना। उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? 7 to 8, ज्यादा भी होती है किसी किसी की। ठीक है, लेकिन जब इन द केस ऑफ जियो स्पेशियल सैटेलाइट, इसकी हाइट कितनी है? 36,000 किलोमीटर, है ना। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। ठीक है, सो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के जितने पास होता है उसकी हाइट क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती है, और जितनी दूर रहता है उतना कम। लिखो नोट डाल के, ये पॉइंट लिख लेना, इसके बाद ये पॉइंट लिखना है आपको, ये और ये, और इसके नीचे फिर मैं लाइन लिखवाऊंगा। ठीक है, लिख लिया ना? देखो, if any satellite near to the earth or any planet, near to the earth or any planet, its velocity increases, its velocity increases, and if it is far from the earth, and if it is far from the earth or any planet, its velocity decreases, its velocity decreases, okay, its velocity decreases। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट, सो हमने एक ये फॉर्मूला हमने देखा √GM/r। ठीक है, इस फॉर्मूले में कहीं भी मास ऑफ सैटेलाइट आ रहा है? मास ऑफ सैटेलाइट तो स्मॉल m माना था ना हमने, कहीं भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होती है वो उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर मान लो कोई सैटेलाइट है, ठीक है, दो सैटेलाइट है, सेम हाइट पर है, एक यहां पर है हाइट, दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस सैटेलाइट का मास है 100 kg, इसका मान लो है 50 kg, दोनों की हाइट सेम है अगर, ठीक है, तो दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एनी सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट टू इट्स मास, है ना। इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट is independent
to its mass, to its mass, it is only depend, it is only depend upon the, it is only depend upon the height, it is only depend upon the height of satellite. Got it? Next, अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट की. एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. अब कोई भी सैटेलाइट देखो एक पर्टिकुलर हाइट पर भी होती है ना, पर्टिकुलर हाइट पर भी होती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होती है. सो इस हाइट की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh, जो बेसिक फॉर्मूला होता है. ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द हाइट ऑफ एन बॉडी, है ना, कि जो एनर्जी किसी भी बॉडी की हाइट की वजह से होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. और एक होता है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². ओके, द एनर्जी विच इज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो सैटेलाइट के अंदर दोनों चीज है, हाइट भी है और वेलोसिटी भी है. सो हाइट की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल. और वेलोसिटी की वजह से कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो किसी भी सैटेलाइट के अंदर दो प्रकार की एनर्जी होती है. एक होती है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, इट इज ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, एंड पोटेंशियल दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इट इज ड्यू टू द हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, ये दोनों एनर्जी इसके अंदर होंगी. सो काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है. ठीक है, देखो जिसका डेरिवेशन पॉसिबल है वो मैं करवा दूंगा, जिसका नहीं है वो डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो. ठीक है, कई जैसे पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन हो काफी बड़ा है, डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आते, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद होना चाहिए. सो v इज व्हाट? v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम ऑर्बिटल एनर्जी तो निकाल लें. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ v फॉर अ सैटेलाइट? क्या होता है? ये होता है ना √gm/. ठीक है, सो v² होगा तो यहां पर ये √ हट जाएगा. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mgm/r. ठीक है, सो इसको हम अगर लिखते हैं सो क्या लिखेंगे? gmm/2r. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट. ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, है ना. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, है ना, U से डिनोट करते हैं. आइडियली U से करते हैं, बाकी आप किसी से भी PE से भी कर सकते हो. सो इसका फॉर्मूला जो होता है -gmm/r होता है. ठीक है,
इसका फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर। इसका डेरिवेशन मत पूछना ये, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा 11th-12th में, मैथ्स ही आपके पास। सो ये जो फॉर्मूला आता है ना, ये इंटीग्रेशन मेथड से होता है, ठीक है। सो ये काफी बड़ा होगा, कोर्स में भी नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। सो U इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एंड काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम अपॉन 2r। ओके, सो इफ वी कंपेयर दीज टू एनर्जी, है ना, अगर हम दोनों एनर्जी को कंपेयर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द जी एम एम अपॉन 2r एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या रिलेशन आएगा? नेगेटिव का, नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेगेटिव ऑफ व्हाट? 2, ट्वाइस, ट्वाइस ही आएगा ना। ठीक है, जैसे अगर मैं इस 2 को इधर ले जाता हूँ, क्या है, या छोड़ो, मैं क्या करता हूँ इसी में, ये बनाना है ना मुझे, डिवाइड कर देता हूँ। बिल्कुल, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ इसमें। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ई बाई 2 बराबर माइनस जी एम एम अपॉन में 2r। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। सो माइनस के ई इज इक्वल्स टू पी ई बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2k। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2k। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन द हाइट, है ना, हाइट। सो अगर कोई चीज यहां पर है ना, h हाइट पर है, h हाइट पर है, सो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा, है ना, जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है ना। सो ये हमेशा क्या चाहेगा कि इस बॉडी को अपनी तरफ खींचना, ये हमेशा उसे अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, सो अगर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हाइट हमेशा क्या होगी, ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि एज ग्रेविटेशन फोर्स इंक्रीजेस, ग्रेविटेशन फोर्स जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, हाइट डिक्रीज होगी, और हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है। तो कहां थे हम? तो ये चीज आई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2k। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी दे दी, मान लो दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट इज 2 इंटू 10 की पावर 8 जूल। एनर्जी को हम जूल बनाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एंड व्हाट इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट? अभी मैंने टोटल एनर्जी आपको नहीं बताई, बताता हूं आगे। सो अगर आपको ये रिलेशन याद है ना, तो आपको प्रॉपर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जामिनर बहुत बड़ा सवाल दे देता है कि मास ये है, काइनेटिक एनर्जी भी दे दी उसी में। सो उनकी कुछ जरूरत नहीं है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखे तो पोटेंशियल एनर्जी आप आराम से निकाल सकते हो, इसका दुगना करके माइनस साइन लगा दो, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट? टोटल एनर्जी, बिल्कुल सही बात, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल। So potential energy is what? Potential energy is minus 2ke. It is minus 2ke, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के हम माइनस 2ke रख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द माइनस के। ठीक है, सो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी का दुगना कर दो, माइनस साइन लगा दो, और टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी को माइनस में लगा दो तो वो टोटल एनर्जी होती है। तो सैटेलाइट के केस में जो एनर्जी है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नेचर की होती है, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, एक इसी में टर्म आता है एस्केप वेलोसिटी का। इट इज नॉट फॉर अ सैटेलाइट,
एस्केप वेलोसिटी इज फॉर एनी ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए होती है। एस्केप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्केप? एस्केप मतलब क्या होता है? किसी चीज से बाहर आना, बिल्कुल सही बात है ना। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज ग्रेविटी से बाहर निकल जाए और उसे बाहर निकलने में जिस वेलोसिटी की जरूरत है उसे हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच ही ना पाए, ठीक है। सो इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, बाय विच अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड दैट इट कैन नॉट कम बैक टू द प्लेनेट और अर्थ, इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल, है ना। जैसे मान लो ये अर्थ है, अब अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच रही है लगातार, लेकिन हमने ऊपर फेंक दिया, कोई चीज हमने ऊपर फेंकी, तो इन जनरल जैसे हम हाथ से फेंकते हैं कोई चीज, ठीक है। सो मान लो अर्थ किसी भी बॉडी को 100 न्यूटन से खींच रही है, ठीक है। सो हमने हाथ से फेंकी, हमने मान लो 200 न्यूटन फोर्स लगाया। सो एक समय, क्योंकि वो लगातार ही खींच रही है ना, ऐसा नहीं कि वो खींचना बंद कर देगा हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो। सो वो लगातार खींच रही है, खींच रही है, खींच रही है। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? बराबर। क्योंकि जैसे जैसे कोई बॉडी ऊपर जाती है, फोर्स इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। जैसे मैंने इसको ऊपर उछाला, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, है ना। क्यों 0 हुई? क्योंकि ग्रेविटी से खींच रही है लगातार, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम ये चीज ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब बिल्कुल 0 हो जाएगी जिस पॉइंट पर, वहीं से वे नीचे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी क्या है? ये तो जनरल वेलोसिटी हो गई, हमने कोई चीज फेंक दी। एस्केप वेलोसिटी का ये एक ऐसी वेलोसिटी है कि अर्थ कितना भी फोर्स इस पे लगाए, ये उसको नीचे की तरफ ना ला पाए। वो अर्थ की जो भी ग्रेविटी है, जहां तक भी वो ग्रेविटी प्रभावी है, उससे वो बाहर निकल जाए। दिस इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी। हालांकि हाथ से ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी चीज को ऐसा फेंकना, ठीक है। इवन कोई मशीन भी ऐसे नहीं बनी है कि जमीन से फेंकेंगे तो हम सीधा अंतरिक्ष में चले जाए कोई चीज, ठीक है। सो व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? लिखो, इट इज अ velocity by which a object is thrown upward that it cannot come back to the earth. It means it is away from gravitational pull. It is away from gravitational pull. So escape, what is the formula of escape velocity for any planet? It is equals to the under root 2 gm/r. देखो जहां भी मैं स्मॉल r लिख रहा हूँ सैटेलाइट वाले फॉर्मूले के बाद, वहां पे r का मतलब r+h समझ लेना, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू द अंडर रूट 2 gm/r. सो व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट और एनीथिंग एल्स? gm/r, ये होता है ना, ठीक है। सो इफ वी कंपेयर दीज टू फॉर्मूला, so what is the relation between escape and orbital velocity? It is √2 times, escape velocity is √2 times of the orbital velocity. Most important है। कभी कभी डायरेक्ट रेशियो भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी? इज √2:1, ओके। बट इन द केस ऑफ अर्थ के केस में जो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम अर्थ की सतह से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कोई चीज ऊपर उछालते हैं, ठीक है, सो वो कभी भी जमीन पर नहीं गिरेगी, वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, ठीक है। तो कोई भी जो रॉकेट वगैरह जो बाहर जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, वो धीरे धीरे इसी वेलोसिटी को अचीव करता है। अगर उसकी वेलोसिटी इससे कम रहेगी, ठीक है, सो वह वहां से निकल ही नहीं पाएगा, अर्थ उसे बाहर निकलने नहीं देगा,
ठीक है, कोई भी चीज ऐसे नहीं कि सीधा गया और सीधा ही बाहर निकल गया, ऐसे नहीं। ठीक है, वो ऐसे जैसे कोई भी सरफेस है वहां से उड़ा, फिर वो ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता हुआ फिर बाहर निकलता है, क्योंकि अगर सीधा निकलेगा तो वो कभी भी उस वेलोसिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा यहां तक। ठीक है, सो दिस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, याद रखना, नॉट पर आवर। लास्ट लिख लो, फिर चैप्टर खत्म है। Kepler's law of planetary motion. This is Kepler's law of planetary motion. इसके बाद भी क्लास है क्या कोई? तो कैप्लर ने जो लॉ दिए, कैप्लर ने जो लॉ दिए वो किसके ऊपर दिए? प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर लॉ दिए। सो कैप्लर गिव्स द 3 लॉज, 3 लॉ दिए। सो फर्स्ट लॉ इज, फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि कैप्लर के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। स्टेटमेंट लिखो, every planet moves around the sun, on an elliptical orbit, on an elliptical orbit. Every planet moves around the sun on an elliptical orbit. Okay, so this is the first law of the Kepler. इजी सा लॉ है कि कोई भी प्लेनेट जो है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल मतलब इस तरह से, अंडाकार। ठीक है, तो इस तरह से वो घूमता है। सेकंड लॉ ऑफ कैप्लर, सेकंड लॉ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, और ये थोड़ा सा ट्रिकी लॉ है ना, डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। सो सेकंड लॉ को इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरिया। It is also known as law of area. So it is also known as law of area. देखो भाई स्टेटमेंट, every planet has constant aerial velocity, has constant aerial velocity. Every planet has constant aerial velocity. Okay, so this is law of area. तो ये क्या कहता है? Just like this is a orbit of any planet, हम अर्थ ही ले लेते हैं, and this is a sun, for example, this is a sun, इसको हमने सन मान लिया। ठीक है, और यहां पर हमने कोई प्लेनेट मान लिया। देखो, दिस इज सन। सो प्लेनेट का एक पोजीशन है, मान लो ए बी सी डी, क्योंकि अलग अलग टाइम पे प्लेनेट, ये कोई वी टेक दिस प्लेनेट जस्ट लाइक द अर्थ। सो अर्थ मान लो कभी या इस पॉइंट पर है, कभी बी पर है, कभी सी पर है, कभी डी पर है। ठीक है, सो कैप्लर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर अर्थ जो है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में इतना एरिया स्वाइप कर रहा है, दिस एरिया, इफ सन इज टर्म्ड एज अ पॉइंट ओ, अगर मैं सन को एक पॉइंट ओ मानता हूं और किसी अलग टाइम पर वो इतना एरिया स्वाइप कर रहा है, ठीक है, दिस एरिया। ठीक है, तो कैप्लर अपने सेकंड लॉ में क्या कहते हैं कि अगर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इट इज नॉट ट्राइंगल और एनी स्ट्रक्चर, है ना, लेकिन हम इसको ट्राइंगल ही मानते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। सो हम इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट, जैसे हम अर्थ से सन को देखते हैं तो एक पॉइंट की तरह ही दिखाई देता है, ऐसा लगता है छोटी सी गेंद है,
लेकिन वो अर्थ से कई लाख गुना बड़ा है, ठीक है। सो इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी, है ना। अगर ओ ए बी का एरिया ओ सी डी के बराबर है, अगर बराबर है तो मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर है, सो केपलर क्या कहते हैं, केपलर कहते हैं कि जो टाइम टेकन, टाइम जितना लगेगा, टाइम टेकन टू मूव अ प्लैनेट ए टू बी इट इज इक्वल टू द मूव द प्लैनेट सी टू डी, ठीक है, ओके। तो जितना समय प्लैनेट को ए से बी पर जाने में लगेगा उतना ही समय प्लैनेट को सी से डी पर जाने में लगेगा, ठीक है। दिस इज द लॉ ऑफ एरिया। सो अगर हम इसको ध्यान से देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखो, सो ये डिस्टेंस बड़ी है ना ए से बी की, आप ये छोड़ दो, ये एरिया वगैरह छोड़ दो, ए से बी बड़ा है लेंथ, और सी से डी वाली लेंथ जो है ये क्या है, ये कम है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों लेंथ को कवर करने में सेम समय लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब प्लैनेट सन के पास था तो स्पीड बढ़ गई, और जब सन से दूर था तो स्पीड कम हो गई, तभी तो बराबर समय ले रहा है, ठीक है। सो ये पॉइंट लिख लेना। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे पॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये लिख लिया ना, इसके नीचे लिखो इट मीन्स when a planet near to the sun its velocity increases and when it is far from the sun and when it is far from the sun its velocity decreases, okay. So this is the second law of Kepler. Last one, third law. Third law is also termed as law of periods, law of period, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड, इसे लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। सो व्हाट डू मीन बाय पीरियड, अगर हम बात करें जैसे कोई भी ऑर्बिट है, दिस वन द ऑर्बिट ऑफ एनी प्लैनेट, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, सो दिस इज द टाइम पीरियड, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो थर्ड लॉ डिफाइंस द square of time period is directly proportional to the cube of the radius, है ना, क्यूब ऑफ द रेडियस। और रेडियस कौन से लेनी है, जो मेजर एक्सिस वाली रेडियस होगी, जो मेजर एक्सिस कौन से, ये इक्लिप्स की ये मेजर एक्सिस होती है ना, दिस इज मेजर एक्सिस। आपने मैथ अगर पढ़ी है सो आपको पता होगा इक्लिप्स में ये मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है। So this is the third law of the Kepler. T is what? T is the time period. And what is time period? Time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution. ठीक है, जैसे अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 365 days, है ना। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ। वैसे 365 days 4 hours है, ठीक है, जो कंप्लीट है, इसीलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो रेडियस के क्यूब के बराबर होगा। इसका मतलब रेडियस जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड भी उतना ज्यादा होगा, मतलब उतना ज्यादा समय लगेगा रोटेशन को पूरा करने में, ठीक है। बस तो ये 3 लॉ थे केपलर के, और ये चैप्टर भी खत्म है। 6 आवर्स कैसे हो गए, हाँ हाँ 6 हो गए, सॉरी 6 हो गए।